नमस्कार एंड वेलकम टू डॉक्टर अनामिका एंड आयुर्वेदा। आज हम बात करेंगे गर्ड के बारे में, जिसको हम कहते हैं GERD। जी स्टैंड्स फॉर स्टमक, ई स्टैंड्स फॉर इसोफेगस यानी कि फूड पाइप, आर मीन्स रिफ्लक्स, स्टमक के अंदर जो कंटेंट्स होते हैं वो हमारे फूड पाइप में बैकफ्लो करते हैं, एंड डी फॉर डिजीज। सो गर्ड एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्टमक के कंटेंट्स हमारे फूड पाइप में एंटर हो जाते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि बीमारी होती क्यों है, इसकी पैथोलॉजी क्या है, और लास्ट में जानेंगे इसके प्रिवेंशन और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स के बारे में। गर्ड की प्रॉब्लम स्टमक और ईसोफेगस फूड पाइप और स्टमक से रिलेटेड होती है। इसमें एसिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ईसोफेगस का जो निचला हिस्सा होता है, इस स्फिंक्टर की जो मसल्स होती हैं वो अपने आप टाइट हो जाती हैं और लूज हो जाती हैं। गले से आहार जब पेट में जाता है तो ये मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं, जिससे कि जो फूड है वो स्टमक में एंटर करता है। किसी भी कारण से जब ये स्फिंक्टर लूज हो जाती है या रेस्टिंग फेज में आ जाती है, वीक हो जाती है, तब ये प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाती, टाइट नहीं हो पाती, जिसके कारण जो स्टमक का कंटेंट एसिड है, वाटर या फूड है, वो वापस वापस फूड पाइप में बैकफ्लो करता है, एंटर करता है, जो कि गर्ड कहलाता है। इसको अच्छे से समझने के लिए हम एक बार स्टमक और इसोफेगस की बनावट के बारे में जान लेते हैं। हमारा स्टमक 4 लेयर्स में बना होता है, जिसमें से सबसे इनर लेयर होती है म्यूकोजल लेयर, और म्यूकोजल लेयर में भी 4 लेयर्स होती हैं, जिसके इंटरनल लेयर को हम एपिथेलियल लेयर कहते हैं, जो कि बनी होती है कॉल्यूमनर सेल से, और ये कॉल्यूमनर पिट्स फॉर्म करती हैं, जिसको हम ग्लैंड्स कहते हैं, और ये ग्लैंड सिक्रीट करती हैं सो मेनी हार्मोन्स एंड एंजाइम्स और HCl। जैसे कि पेराइटल सेल सिक्रीट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और बैक्टीरिया और इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए हेल्पफुल है। इसी तरह से जी सेल सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन। गैस्ट्रिन हार्मोन तब एक्टिवेट होता है जब भी खाद्य पदार्थ हमारे स्टमक में एंटर करता है। चीफ सेल सिक्रीट करते हैं पेप्सिनोजेन, जो कि प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। प्रोटियोलिटिक एंजाइम क्या करता है? प्रोटीन्स का ब्रेक डाउन करता है। सेल है फोवियोलर सेल, जो कि म्यूकस प्रोडक्शन में हेल्प करता है। म्यूकस मेनली बना होता है वाटर और ग्लाइकोप्रोटीन्स और बाइकार्बोनेट आयन से। ये कंटेंट्स स्टमक को एसिड से बचाते हैं बर्न आउट होने से। जैसे हमने स्टमक के बारे में जाना, अब इसोफेगस की जो म्यूकोजा होती है वो बनी होती है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से, जो कि बेटर इक्विप्ड है फूड पैसेज के लिए, लेकिन वो एसिड से बचने के लिए इतनी सक्षम नहीं होती। लोअर स्फिंक्टर बनी होती है सर्कुलर मसल्स। लोअर स्फिंक्टर का जो रेस्टिंग प्रेशर होता है वो अराउंड 10 to 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है। जब ये प्रेशर नॉर्मल से कम हो जाता है, तब ये मसल्स वीक हो जाती हैं, लूज हो जाती हैं, और जो फूड है वो बैकफ्लो कर जाता है, फूड पाइप में एंटर कर जाता है, और इसके कारण इसोफेगस का पीएच लेवल 4 के आसपास पहुंच जाता है, जिसको हम कहते हैं एसिड रिफ्लक्स यानी कि गर्ड। सम डिग्री ऑफ रिफ्लक्स इज नॉर्मल। अगर ये प्रॉब्लम आपको वीक में 1 या 2 बार हो रही है तो आपको इसके सिम्टम्स बहुत ज्यादा नहीं आएंगे, और ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बढ़ती नहीं है। 1 हफ्ते में आपको 5 से 6 बार ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तब इसको रूल आउट करना, इसको डायग्नोज करना और इसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। बिकॉज जब ये प्रॉब्लम कभी कभी होती है, हमारी जो सलाइवा है वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर लेती है, पर ये कंडीशन अगर लॉन्ग टर्म के लिए होती है तो ये पैथोलॉजिकल हो जाती है, यानी कि आपकी जो फूड पाइप उसकी इनर लाइनिंग को ये डैमेज करने लगती है। सो अब हम बात करते हैं पैथोलॉजी ऑफ गर्ड। रेगुलर एसिड रिफ्लक्स होने के कारण इसोफेजियल यानी फूड पाइप की जो लाइनिंग है उसमें इडिमा और इरोजन डेवलप होने लगता है। बार बार टिश्यू डैमेज होने की वजह से उसमें स्कार्स बनने लग जाते हैं। इस फेज में भी अगर ये प्रॉब्लम कंट्रोल नहीं होती है तो ये स्कार्स थिकन होने लग जाते हैं और ज्यादा थिक होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो फूड पाइप की ल्यूमन है, जो फूड पाइप का वॉल्यूम है वो कम होने लगता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं इसोफेजियल स्टेनोसिस। और कई बार जब ये फेज यहाँ पर भी नहीं कंट्रोल होता है तो जिसकी एपिथेलियल सेल्स हैं वो कॉल्यूमनर सेल्स में कन्वर्ट होने लगती हैं। कॉल्यूमनर सेल्स जो कि हमारे इंटेस्टाइन्स में भी पाए जाते हैं। इस फेज में इसोफेगस बैरेट्स इसोफेगस कहलाता है, जो कि प्रोन होता है एडिनोकार्सिनोमा बनने में, यानी कि अगर इस स्टेज में पहुंच जाता है तो ये कार्सिनोमा में भी कन्वर्ट हो सकता है, जिसको हम कैंसर कहते हैं। कई बार जो एसिड का रिफ्लक्स है वो हमारे फेरिंग्स, लैरिंग्स या फिर ट्रैकियोब्रोंकियल ट्री में पहुंचता है। गले के ऊपरी हिस्सों में अगर ये रिफ्लक्स पहुंचता है तो इसके वजह से एस्थमा के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, यानी खांसी आती है, सांस की दिक्कत हो सकती है, साइनस की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और बार बार इन्फेक्शन हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेज की। गर्ड के कारण क्या होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंपॉर्टेंट कॉज इज फास्ट एंड हेक्टिक लाइफस्टाइल। नेक्स्ट इज मेंटल स्ट्रेस,
जिसमें कि इंसोम्निया एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, यानी कि अगर आपको नींद नहीं आती है उसका कारण आपका स्ट्रेस, एंजाइटी या ओवर थिंकिंग हो सकता है। नेक्स्ट इज इनकम्पैटिबल फूड्स, यानी कि अगर आप भोजन बहुत देर से करते हैं या फिर आप एक ही समय में जब भोजन करते हैं ओवर ईटिंग कर जाते हैं, या जब आपका भोजन एक बार का पचा नहीं है, आपने दोबारा से कुछ खा लिया, आपका स्टमक एम्प्टी नहीं हुआ था और उसके पहले ही आपने कुछ हैवी फूड खा लिया, ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस हो सकते हैं। अनहेल्दी हैबिट्स जैसे कि एक्सेसिव टी या फिर कॉफी का सेवन करना, स्मोकिंग करना, अल्कोहल का इंटेक लेना या फिर टोबैको इंटेक। जिन लोगों का इलाज चल रहा है, किसी बीमारी से वो पीड़ित हैं और वो लंबे समय से पेन किलर्स पर हैं, उन लोगों को भी ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जिन लोगों को स्टेरॉइड्स लेना पड़ रहा है, फिर जो सप्लीमेंट्स पर हैं, उन लोगों में भी ये कंडीशन देखी जा सकती है। इनसफिशिएंट स्लीप, सप्रेशन ऑफ अर्जेस, अधारणीय वेगों का धारण करना, जैसे कि अगर आपको मोशन आया है और आपने उसको कंट्रोल किया, जैसे कि बर्ब्स को कंट्रोल करना, स्नीजिंग को कंट्रोल करना, सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस, यानी कि जो नेचुरल वेग होते हैं उसे कंट्रोल करना भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन माना गया है। अब हम बात करते हैं मेडिकल कंडीशंस की जिससे गर्ड हो सकता है। स्क्लेरोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा का मतलब होता है स्किन का और कनेक्टिव टिश्यू का बहुत ज्यादा हार्ड हो जाना। नेक्स्ट इज हाइडल हर्निया। हाइडल हर्निया में क्या होता है कि जो हमारी डायफ्राम एक मसल होती है जो हमारे स्टमक को चेस्ट से डिवाइड करती है, कई बार जब स्टमक में किसी भी रीजन से जब स्टमक चेस्ट की तरफ और ज्यादा बल्ज करने लगती है इसी डायफ्राम के थ्रू, तो ये प्रॉब्लम डेवलप होती है। इसमें भी आपको एसिडिटी के सिम्टम्स आते हैं, खट्टी डकार, जलन होना, भूख ना लगना, कुछ ये सिम्टम्स हो सकते हैं। एंड थर्ड डिजीज इज जॉलिंजर एलिसन सिंड्रोम। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्टम्स की, यानी कि क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं। हार्ट बर्न इसका सबसे कॉमन सिम्टम है, जो कि जरूरी नहीं है कि हर किसी में डेवलप होगा। ये कई बार एंजाइना से भी सिमिलैरिटी रखता है, यानी पेशेंट को ऐसा पेन होता है जो कि ब्रेस्ट बोन से स्टार्ट होता है और ऊपर नेक रीजन, थ्रोट रीजन के आसपास आपको इसमें पेन होता है, और ये दर्द लेटने से, खाना खाने के बाद और ज्यादा बिगड़ जाता है। वाटर ब्रैश की कंडीशन देखी जाती है, जिसको हम एसिड ब्रैश भी कहते हैं। जो भी खाया पिया है वो वापस गले में आता है, बहुत सारा पानी जैसा बन जाता है। तो कुछ लोगों को ये खाना खाने के 1 से 2 घंटे के बाद ये सिम्टम्स आते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको डायग्नोज कैसे कर सकते हैं। डायग्नोसिस के लिए गैस्ट्रोस्कोपी सबसे इम्पोर्टेंट एग्जामिनेशन है। गैस्ट्रोस्कोपी में जिसमें हम एंडोस्कोपी कराते हैं, इससे ईसोफेगस यानी फूड पाइप का इंटरनल इमेज हम देखते हैं, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि आपको गर्ड है। नेक्स्ट इज बैरियम स्वैलो, जिसमें एक्सरे के थ्रू हम रीडिंग करते हैं और कंफर्म करते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिवेंशन की, इसको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि खाना खाने के कम से कम 2 घंटे तक आपको अपराइट पोजीशन में ही रहना है, आपको लाई डाउन नहीं करना है, टाइट क्लोथिंग से बचना है, बेड का जो हेड रीजन होता है उसको हल्का सा रेज करके रखें, सो दैट आप वाटर ब्रश के सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकें। कभी अगर बहुत ज्यादा घबराहट या बेचैनी और चक्कर आना, कुछ इस तरह के लक्षण अगर आपको महसूस होते हैं जिसमें आपको लगता है कि शरीर में गर्मी सी हो रही है, तब आप ताजे पानी में पाँव रख के बैठ जाइए कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए। खाने में रेशे की मात्रा भरपूर होनी चाहिए। नारियल, केला, बेर, मौसमी, आंवला, अनार, मुनक्का, गुलकंद, और सब्जियों में जैसे कि परवल, करेला, तोरी, पालक एंड सोया, इनका आपको यूज करना। काऊ मिल्क या बफेलो मिल्क इसमें हम ले सकते हैं, ये प्रशस्त माना गया है, और स्पेशली टोन्ड मिल्क हमें लेना चाहिए। लेकिन जो प्रोसेस्ड आइटम्स हैं जैसे कि बटर एंड चीज का इस्तेमाल आपको कम से कम करना चाहिए। आयुर्वेद में इस कंडीशन के लिए सबसे बेहतर माना गया है कि आप मीठे का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर नहीं है तो ऑब्वियसली आपको इसमें मीठे का इस्तेमाल करने से जो पित्त आपके शरीर में बढ़ता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जितने भी हैवी स्पाइसी फूड्स हैं, तेल में तली हुई चीजें हैं, जैसे पकौड़ियाँ हैं, समोसे हैं, आपको इन सब चीजों से दूर रहना है, बिकॉज इससे आपको और ज्यादा इंडाइजेशन होगी, आपका अग्नि मांद्य होगा, खाना ठीक से नहीं पचेगा और इस बीमारी में कॉम्प्लिकेशंस डेवलप कर सकता है। बात करेंगे 5 हर्ब्स के बारे में। सबसे पहले आंवला, फिलैंथस एम्ब्लिका, ये पित्त शामक है और एक स्टडी में ये भी पाया गया है कि इसके सेवन करने से हार्ट बर्न और रिगर्जिटेशन के जितने भी सिम्टम्स हैं वो काफी कम हो सकते हैं। सो आप डेली 1 आंवला एज ए रॉ फ्रूट ले सकते हैं, या फिर आपकी रेसिपीज में भी इसको यूज कर सकते हैं, या इसके अलावा धात्रि रसायन का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। जीरा, क्यूमिन सीड्स, जीरा अग्नि मांद्य को कम करता है, यानी कि इससे आपकी एपेटाइट बढ़ सकती है, डाइजेशन अच्छा होगा, गैसेस की फॉर्मेशन कम होगी। सो जीरे का इस्तेमाल कैसे करना है, 1 चम्मच जीरा 1 लीटर पानी में आपको बॉईल करना है और इसको स्टोर करके रख लेना है। फुल डे आप नॉर्मल पानी की जगह पर जीरा का पानी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये डाइजेशन के लिए बेस्ट है, बिकॉज जब भी आपको एसिड बहुत ज्यादा बनता है, आपको गले में जलन या इस तरह के जब लक्षण आते हैं, तब भोजन ठीक से नहीं पचता है। ऐसी कंडीशन के लिए ये इस्तेमाल करना बेस्ट है। यष्टि मधु, यष्टि मधु ग्लाइसिराइजम ग्लैब्रा, इसको हम मुलेठी कहते हैं। आधा चम्मच हनी के साथ आपको लेना चाहिए खाना खाने के बाद, दिन में 2 बार, सुबह शाम। ये हम पित्त और कफ दोनों तरह की कंडीशंस में देते हैं, यानी जिन लोगों को खांसी जुकाम बलगम बहुत बनता है, या जिनका एसिड का कंटेंट बहुत ज्यादा है, जिनको एसिडिटी के सिम्टम्स बहुत ज्यादा है, उन लोगों को ये लेना चाहिए। तुलसी, ऑसिमम सैंक्टम, ये बूस्ट करता है म्यूकस प्रोडक्शन में। स्टमक के अंदर एक लेयर होती है म्यूकस लेयर, जिसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है। इसकी 4 से 5 लीव्स आप मॉर्निंग में च्यू कर सकते हैं, या इसका स्वरस यानी इसका जूस बना करके आधा से 1 चम्मच आप ले सकते हैं। क्लोव यानी कि लौंग, साइजेजियम एरोमेटिक, ये हेल्प करता है डाइजेशन और एसिडिटी में। इसका ऑयल एंटासिड का काम करता है। सो आप खाना खाने के बाद 1 से 2 लौंग च्यू कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत ही इमीडिएट रिजल्ट्स मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं शोधन और शमन। शोधन का मतलब होता है कि शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं उसको आपने रिड ऑफ करना है, सो दैट आपकी बीमारी दोबारा से आपके शरीर में एंटर ना करे। क्योंकि ये जब दोष बड़े होते हैं, उन्हें हम शरीर से बाहर निकालेंगे तो चांसेस ही नहीं है कि डिजीज रियकर करे। इस बीमारी में पित्त दोष का भी डोमिनेंस होता है, पर वात और कफ का भी इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है। सो इसमें वमन और विरेचन कराया जाता है। वमन जिसमें कि हम हर्ब्स के यूज से एमिसिस कराते हैं, यानी कि वॉमिट के कुछ वेग आते हैं, जिसके बाद आपके जो दोष हैं, जो आमाशय में यानी कि स्टमक में है, वो शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा विरेचन यानी कि पर्गेटिव थेरेपीज भी हम इसमें कराते हैं, यानी कि हर्ब के यूज से मोशंस के थ्रू टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं। इन दोनों स्टेप से ही 50 to 60% डिजीज काफी हद तक कवर हो चुकी होती है। और लेकिन अगर स्टिल कुछ सिम्टम्स बचे हैं, तो उनको पैसिफाई करने के लिए, दोषों को शांत करने के लिए संशमन चिकित्सा की जाती है, जिसमें हम कुछ मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण का इस्तेमाल दिन में 1 से 2 बार 1-1 चम्मच किया जाता है। साधारण पानी से या गुनगुने पानी से आप ले सकते हैं। इससे खाना अच्छे से पचेगा, पित्त शांत होगा, और जितने भी सिम्टम्स जिसकी हमने बात की उसमें कमी देखने को मिलती है। सूत शेखर रस का इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम 250 मिलीग्राम की डोज में 1-1 गोली दिन में 2 बार। जिन लोगों को बीपी और हार्ट की समस्या है, उन लोगों को ये टैबलेट अपने डॉक्टर की परामर्श से ही लेना चाहिए। कामदुधा रस, इसकी भी गोली आप 1-1 गोली दिन में 2 बार खाना खाने के बाद ले सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रवाल पंचामृत रस। सुबह सुबह जिस टाइम पे आप सिर्फ पानी पीते हैं, उस टाइम आप 1 टैबलेट लेकर के देखिए। ये जो मेडिसिन की बात की, ये एज, वेट और काल के ऊपर डिपेंड करता है, अग्नि के ऊपर डिपेंड करता है। सो आप इन मेडिसिन के बारे में अपने डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आसनास की। आपको कौन से ऐसे आसन हैं जो इस बीमारी में आप कर सकते हैं। वज्रासन, पवन मुक्तासन, वीरभद्रासन एंड त्रिकोणासन। ये आसनास आपकी अग्नि के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं, इसीलिए आपको इसमें बताया गया है। आप इन आसनास को प्रॉपरली अच्छे से समझ लीजिए और आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन द एंड मैं आपको यही कहूंगी कि GERD एक ऐसी बीमारी है जिसका आयुर्वेद में काफी अच्छा उपचार है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि आप इस कंडीशन की शुरुआत में ही आप इसकी ट्रीटमेंट करवाइए। अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो आप इसके लिए ज्यादा डिले मत कीजिए, क्योंकि ये बीमारी जितनी पुरानी हो जाती है, उतनी ही ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन आने के चांसेस होते हैं और ठीक होने में काफी लंबा समय लग जाता है। सो अपना ध्यान रखिए, स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।